हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम डाटा इंटरप्रिटेशन के तहत पिछले लेक्चर में डाटा टेबल यानी डेटा टेबल पढ़े थे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। और पाई चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। और 69 में तो इससे 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो चलिए पाई चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा पहले बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको फिर इससे इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है और कुछ क्वेश्चन करा के आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और बताएंगे कहाँ कहाँ आपको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले थोड़ा सा आप बेसिक पढ़िए कि जब ऐसे हमने इसको बता रखा है कि जब हम बीपीएससी पीटी के लिए मैथ और रीजनिंग का क्लास लिया तो वहाँ पे हमने सर्किल के बारे में पढ़ाया था और सर्किल के बारे में हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि आप ये बताएंगे। तो देखिए ये क्या है, एक सर्किल है और ये सेंटर होता था और सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जो जाता था उसको रेडियस बोलते हैं। यानी ये हो गया सेंटर यानी केंद्र, हिंदी है ना हम, केंद्र। और ये होता है परिधि। परिधि परिधि पे जो यहाँ पे मिला ये हो गया त्रिज्या। ठीक है, यही बताए थे। ठीक, अब देखिए जैसे ए आया तो मानिए कि एक और ए त्रिज्या इधर की है। ठीक, तो इसको नाम लिए ए और इसको ओ और इसको बी हो गया। तो ए ओ बी ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेक्टर बोलते हैं। तो यही सेक्टर जो होता है ना, तो देखिए सेक्टर है तो पूरा थ्री कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है टोटल में। और इसमें क्या होगा, इसमें कुछ होगा, मानिए थीटा है, थीटा है। तो आपको क्या पढ़े थे कि पूरा का परिमाप जो होता है, परिमाप यानी पेरीमीटर बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो इसका जरूरत तो नहीं होता है, मेनली होता है आपको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं एरिया। एरिया बराबर क्या होता था? पाई आर स्क्वायर टोटल का। ठीक है, अब इस सेक्टर का एरिया भी निकालने के लिए आपको पूछा जाता था। सेक्टर क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल, सेक्टर का क्षेत्रफल। सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता था? सेक्टर का क्षेत्रफल। तो सेक्टर का क्षेत्रफल जो था, तो सेक्टर का क्षेत्रफल कैसे? जैसे ए वाला सेक्टर, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल के लिए क्या बोले थे भाई? टोटल का क्षेत्रफल जो है वो लिखिए। ये क्या चाहिए? क्षेत्रफल। तो टोटल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कितना के लिए होता है? 360 डिग्री के लिए होता है, गुना जो जो सेक्टर है उसके अंदर का जो जितना का वो थीटा है उतना। तो ये आपका फॉर्मूला होता था सेक्टर का क्षेत्रफल। यानी इसका ए बी ओ जो ये सेक्टर है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो टोटल पाई आर स्क्वायर, टोटल का एरिया, क्षेत्रफल बटा टोटल क्षेत्रफल कितना डिग्री के लिए होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री गुना और इसका हमको चाहिए क्षेत्रफल, तो इतना जो थीटा रहेगा वो। इसी बेसिक कंसेप्ट का उपयोग हम पाई चार्ट में करते हैं और पाई चार्ट का क्वेश्चन हम डेटा इंटरप्रिटेशन में बनाते हैं। तो ध्यान रहेगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो सेक्टर है वही। अब देखिए, अब कभी कभी क्या होगा आपको कि इस सेक्टर का वैल्यू दिया रहेगा और इस पूछेगा कि इतना इसका वैल्यू निकालिए। कभी कभी वैल्यू दिया रहेगा और सेंट्रल एंगल पूछेगा। ठीक है, तो इस चीज पूछेगा तो आपको निकालना होगा कैसे। देखिए अगर मान के चलिए सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है तो ये हो गया। अगर हमको इस सेंट्रल एंगल निकालने के लिए पूछेगा, मान लीजिए टोटल है तो कुछ टोटल दिया रहेगा, मतलब टोटल क्या होगा? कुल, इसका कुल दिया रहेगा कुछ। तो देखिए अब अब देखिए क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल निकालना था तो क्या? टोटल का क्षेत्रफल यानी, अच्छा चलिए क्षेत्रफल तो नहीं। अब देखिए अब क्या, अगर ये नेक्स्ट में देखिए, अगर ये मान लीजिए दिया हुआ एक पाई चार्ट है, यहाँ टोटल वैल्यू दिया रहेगा कुल। कुल मान लीजिए कुल वैल्यू क्या है? भी है। कुल वैल्यू क्या है? भी है। अब कुल वैल्यू भी है तो ऐसा आपका बनाया हुआ रहता है पाई चार्ट में, ऐसा रहेगा ना। या तो ये थीटा में दिया हुआ रहेगा, थीटा 1 थीटा 2, मतलब जो भी वैल्यू थीटा का रहेगा, 3 थीटा 4 थीटा 5, यानी जो भी एंगल दिया रहेगा। और टोटल का सम 360 होगा। एक क्या होता है? एक आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, 20%, 10%, 30%, 20%, 10%, 10%, ऐसा। तो टोटल कितना होगा? 100%। यही ना होगा। तो यही पाई चार्ट आपका दो में रहता है, एक तो डिग्री में रहेगा तो डिग्री रिप्रेजेंटेशन होगा और एक परसेंटेज में रहेगा तो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अब देखिए अब जो रहेगा, तो देखिए अब ये कभी कभी पूछेगा ये सेंट्रल एंगल यानी केंद्रीय कोण बताइए।
क्या बताइए? केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण देखिए कैसे निकलेगा। अभी कोण पूछा तो कोण, अब देखिए आपको, और तो केंद्रीय कोण किसी का देगा, मतलब इसके लिए मानिए पूछा थीटा वन बताइए, तो इसका जो वैल्यू होगा इसका मान दिया रहेगा, टोटल का मान तो दिया हुआ है भी, और इसका कुछ ना कुछ मान देगा। तो देखिए अब इसको बेसिक चीजें देखिए यहाँ पे, इसको बाद में बताएंगे, पहले अब देखिए ये टोटल केंद्रीय कोण निकालना है, तो देखिए टोटल वैल्यू यानी भी दिया हुआ है, भी बराबर कितना डिग्री है? 360 डिग्री, यानी कुल मान, चलिए कुल मान लिख देते हैं, मानिए कुल मान दिख रहा है, कुल मान, मान नहीं दिख रहा है, कुल मान, तो कुल मान देखिए, कुल मान इसका दिया गया पूरा का, कुल मान बराबर 360 डिग्री। अब कुल मान का एक मान बनाइए, तो 360 बटा कुल मान, अगर मानिए कुल मान 360 डिग्री है और कुल मान का, इसके लिए मानिए सेक्टर का मान दिया हुआ है, तो सेक्टर का मान, सेक्टर का मान, तो सेक्टर का मान रहेगा तो क्या हो जाएगा? 360 बाई कुल मान और गुना सेक्टर का मान, सेक्टर का मान। तो ये आपका सेक्टर का एंगल निकालने के लिए पूछे, सेक्टर का मान। तो आपको कभी भी सेक्टर एंगल यानी केंद्रीय कोण पूछे तो क्या होगा? केंद्रीय कोण आपको, केंद्रीय कोण बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटा कुल मान, कुल मान और गुना सेक्टर का मान, सेक्टर का मान। ये आपका फॉर्मूला बन के निकला। क्या क्या? केंद्रीय कोण, मानिए ये वाला केंद्रीय कोण पूछा कि थीटा को बताइए, तो देखिए कुल वैल्यू दिया रहेगा पूरे के लिए और इसका मान दिया रहेगा, तो क्या कोण निकालने के लिए 360 डिग्री बटा कुल मान गुना सेक्टर का मान, ऐसे निकलेगा। तो कोण निकालने के लिए मान के चलिए कोण दिया हुआ है, थीटा वन बराबर दिया है 60 डिग्री और टोटल वैल्यू भी दिया हुआ है। अब इस वैल्यू, इसका मान निकालना होगा, तो इसका मान कैसे निकालिएगा वो देखिए, ये तो मिटा देते हैं, ठीक, इसका मान देखिए कैसे निकलेगा। तो अब देखिए हमको वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, तो मान निकालना है, तो देखिए पूरे कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का कितना मान? कुल मान, 360 डिग्री बराबर कुल मान होगा ना। मान के चलिए कि कुल मान ये पूरे पाई चार्ट में का कुछ वैल्यू, मानिए कोई कंपनी उत्पादन कर रहा है तो उत्पादन दिया रहेगा कुल, तो कुल कितना डिग्री देगा? 360 डिग्री के लिए, तो 360 डिग्री बराबर कुल मान, इसलिए 1 डिग्री बराबर क्या होगा? कुल मान बटा 360 डिग्री। इसलिए अगर थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री के लिए क्या होगा? कुल मान बटा 360 डिग्री गुना थीटा। तो ये क्या निकलेगा? ये आपको मान बराबर निकलेगा। तो इसके लिए क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं मान, और किसी भी सेक्टर का मान निकालना होगा, सेक्टर का मान अगर निकालना है, यानी मान मतलब वैल्यू, तो क्या निकलेगा? कुल मान, कुल मान बटा 360 डिग्री और गुना थीटा। ठीक है, तो दो फॉर्मूला आप देखिए ध्यान से, कभी भी अगर पाई चार्ट में होगा तो या तो थीटा दिया हुआ रहेगा तो इस सेक्टर का मान निकालेगा, तो सेक्टर का मान बराबर कुल मान बता 360 डिग्री गुना थीटा, जो एंगल दिया रहेगा। या तो ये मान दे देगा तो पूछेगा इस सेंट्रल एंगल बताइए, तो केंद्रीय कोण बराबर 360 डिग्री बाई कुल मान गुना सेक्टर का मान। ठीक है, अब चलिए, अब हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, मैं रिवाइज के आपको याद करा दे रहे हैं, फॉर्मूला को आपको जरूरत नहीं है आपको रटने की। अब देखिए जब भी आपको अगर थीटा दिया हुआ रहे, एंगल दिया हुआ रहे, मतलब कोण दिया हुआ रहे और इसका मान पूछेगा, तो मान पूछेगा तो देखिए मान, तो जब भी मान पूछेगा तो ऊपर रहेगा कुल मान, मतलब मान रहेगा तो मान। ठीक, अगर मान दिया हुआ रहे, अगर इसका हम केंद्रीय कोण निकालना होगा तो केंद्रीय कोण यानी कोण रहेगा तो ऊपर कोण रहेगा। समझे? देखिए अगर आपको केंद्रीय कोण पूछे, केंद्रीय कोण, तो यहाँ पे कोण है तो कोण होगा, तो एक आपको इधर देखिए, अगर ये है तो पूरा टोटल में कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, तो केंद्रीय कोण बराबर कोण है, तो यहाँ पे पहले कोण लिख दीजिए, तब पूरे पूरे सर्किल में कितना डिग्री? तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री कितने मान के लिए? कुल मान के लिए, यानी कुल मान, कुल मान और गुना, अगर केंद्रीय कोण पूछ रहा है तो केंद्रीय कोण मतलब ये वाला पूछ रहा है तो मान दिया हुआ रहेगा ना, तो सेक्टर का मान यहाँ पे होगा, सेक्टर का मान। एक आपका फॉर्मूला ए हो गया, दिख रहा है, सेक्टर का मान।
अब केंद्रीय कोण के बाद हो जाएगा सेक्टर का मान पूछे, सेक्टर का मान यानी वैल्यूज। तो सेक्टर का जैसे ही हमें मान आया तो यहाँ पे होगा कुल मान, यहाँ मान आया तो यहाँ मान है कुल मान। अगर एक पाई चार्ट है तो कुल मान कितने पे रहता है, तो 360 डिग्री पर रहता है, 360 डिग्री। और गुना अगर, तो फिर हमको सेक्टर का, तो देखिए सेक्टर का जैसे सेक्टर है, अगर यहाँ पे थीटा दिया रहेगा 60 डिग्री, आप पूछेगा कि ये मान बताइए, तो मान के लिए क्या करेंगे, थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो रहेगा थीटा यानी सेक्टर का कोण, सेक्टर का कोण। ढंग से देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और फार्मूला याद करने की कोशिश करते हैं और फार्मूला कभी याद होता नहीं है और वो गलती करते रहते हैं और गलती से कभी सीखते भी नहीं, ये भी बहुत बड़ा ये होता है। देखिए क्या है, कभी भी अगर आपको ये दिया हुआ रहेगा पाई चार्ट, तो पाई चार्ट में दो ही चीज होगा, कुल मान तो दिया हुआ रहेगा, या तो आपको थीटा दिया रहेगा, नहीं तो थीटा दिया रहेगा तो इसका मान पूछेगा, या मान दिया हुआ रहेगा तो थीटा पूछेगा, यानी केंद्रीय कोण पूछेगा। अगर सेक्टर का मान दिया हुआ है तो सेक्टर का कोण पूछेगा, अगर सेक्टर का कोण दिया हुआ है तो सेक्टर का मान पूछेगा। पूछेगा क्या मतलब निकालना रहता है, उसी से आगे बनेगा। अब देखिए केंद्रीय कोण निकालना है, तो केंद्रीय कोण जैसे ही यहाँ पे कोण आएगा तो ऊपर कोण आएगा, तो कोण पूरे पाई चार्ट में कितना होता है, 360 डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री कितने मान के लिए होता है, कुल मान के लिए। 360 डिग्री कितना मान होगा, कुल मान, कुल मान। अब केंद्रीय कोण निकालना यानी उस सेक्टर का मान दिया हुआ रहेगा तो सेक्टर का मान, यानी सेक्टर का मान दिया हुआ रहेगा तो केंद्रीय कोण पूछेगा, और केंद्रीय कोण दिया हुआ रहेगा तो सेक्टर का मान पूछेगा। तो सेक्टर का मान कैसे निकलेगा, तो जैसे ही मान है तो मान है तो कुल मान, कुल मान, कोण है तो ऊपर कोण, मान है तो ऊपर मान। अब कुल मान कितने डिग्री के लिए होता है, 360 डिग्री के लिए, तो 360 डिग्री गुना सेक्टर का कोण, ठीक है, यही होगा। अगर ये थीटा में है, एक तो रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज में भी होता है, हाँ परसेंटेज में भी होता है, तो 100%, तो जहां जहां 360 डिग्री है वहां वहां 100% होगा। अब देखिए केंद्रीय कोण पूछेगा तो केंद्रीय कोण यहाँ पे ऐसे सेक्टर का मान ऐसे करना उस परसेंटेज में, ठीक है। तो बस बेसिक कंसेप्ट यही है आपको हम, चलिए अब आपको थोड़ा सा और देख लीजिए, बेसिक वही है जो आपको सर्किल से यानी वृत्त वाला जो कंसेप्ट है वहां से आया है। अब देखिए कुछ और बेसिक है वो चीज देख लीजिए, उसके बाद हम और बताते हैं। यह डेटा का जो पाई चार्ट है, डेटा का वृत्ताकार निरूपण है, यानी सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है। कैसा है, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन, जहां डेटा को एक वृत्त के भाग के रूप में दर्शाया जाता है। यानी एक वृत्त है उसका एक भाग होगा, जैसे ए, जैसे एक दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ठीक है। ये हो गया। कुल मात्रा 360 डिग्री के कुल कोण पर वितरित होता है, यानी कुल मात्रा यानी जो भी कुल मान दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे यहाँ कुल मान दिया हुआ रहेगा, मानिए 100 दिया हुआ है चाहे 1000 दिया हुआ है, तो 1000 इसके पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट है, कुल मान 360 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वृत्त कुल मान 360 डिग्री या 100% में दर्शाया जाता है। अगर ये डिग्री है तो 360 डिग्री, अगर ये परसेंटेज है तो टोटल 100% होगा, ठीक है। विभिन्न भाग या क्षेत्र कुल के कुछ अनुपातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब अगर ये पार्ट सिर्फ है, ये पार्ट है क्या है, तो टोटल का कुछ पार्ट है, ठीक है। तो दो होगा, एक तो आपका डिग्री में दिया हुआ रहेगा या दूसरा परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा। आपको इस चीज में दो में आपको पाई चार्ट दिया हुआ रहेगा और आपको क्वेश्चन बनाने होंगे। चलिए कुछ और बेसिक है देखते हैं। तो देखिए वृत्त के त्रिज्य खंड वही सेक्टर होता है जो को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक तो डिग्री में, यानी डिग्री में वाला, यानी थीटा 1 तो थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 और थीटा 5। ये क्या हो गया आपको, कोण में हो गया, डिग्री में हो गया। इस निरूपण में दिया गया डेटा 360 डिग्री के कुल कोण पर वितरित होता है और सबका सम कितना होगा, तो सबका सम आपका 360 डिग्री होगा। प्रत्येक भाग एक निश्चित कोण बनाता है। देखिए प्रत्येक भाग मतलब ये वाला सब निश्चित कोण बताएगा, जैसे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, जिसे केंद्रीय कोण कहते हैं। अब केंद्रीय कोण कहते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला है, तो आपको तो ऐसे ही हम निकालने के लिए बताए हैं। केंद्रीय कोण किसी सेक्टर का क्या होगा, तो केंद्रीय कोण यानी कोण बराबर, कोण है तो ऊपर कोण आएगा, कोण इस पूरे में क्या होता है 360 डिग्री। अब पूरा 360 डिग्री है तो इधर क्या हो जाएगा, कुल मान, कुल मान। और कुल मान एक सेक्टर का निकाल रहे हैं तो सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालना यानी केंद्रीय कोण निकालना है, तो इसका मान हमें मालूम होगा, यानी सेक्टर का मान, सेक्टर का मान। यही तो आपको फॉर्मूला हम जस्ट अभी बताए हैं, देखिए यही ना बताए हैं, तो यही तो वहाँ फॉर्मूला बना है।
तो वही ब्रीथ का जो कंसेप्ट है यहाँ पे बन के आता है। इसलिए हमने बोला कि जो हमने बीपीएससी पीटी और मैथ और रीजनिंग के लिए पढ़ाया था उसका यहाँ पे थोड़ा सा यूज है। तो देखिए एक फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेक्टर का केंद्रीय कोण, मतलब ये सेक्टर है तो इसका केंद्रीय कोण बराबर 360 डिग्री भाई कुल मूल्य, वहीं वैल्यू को कहीं मान लिखिए या हिंदी में मूल्य भी बोलते हैं, कुल मूल्य गुना क्षेत्र का मूल्य, यानी वो सेक्टर का मूल्य या मान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर अगर आपको प्रतिशत में दिया रहेगा तो प्रतिशत इस निरूपण में दिया गया डेटा कुल 100 पर रहता है। जैसे ऐसे रहेगा, तो अगर ऐसा दिया रहे आपको निरूपण तो 10% मानिए 20%, 20% मानिए 30%, 100% हो गया, 3 2 5 2 7 1 8 और 20% ऐसा रहेगा, तो टोटल क्या होगा 100%। ठीक है, तो टोटल यहाँ कुल मान दिया हुआ रहेगा, कुल मान या कुल मूल्य, मूल्य से तो वैल्यू वो वाला मूल्य मालूम होता है इसलिए कुल मान रखिए। ठीक, अब देखिए अब आपको इसमें क्या दिया रहेगा कि अब जैसे परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तो इसका मान पूछेगा, कि यही ना मान पूछेगा, जैसे कुल है या परसेंटेज में है तो इसका भाई इस सेक्टर का मान क्या है, इस सेक्टर का मान क्या है, तो मान कैसे निकालेंगे, तो मान के लिए हम क्या बोले हैं सेक्टर का मान, यानी सेक्टर का मान। तो अब हम आपको बताए थे मान है तो ऊपर होगा मान, तो मान क्या है यहाँ पे कुल मान, यानी ऊपर कुल मान, कुल मान बटा कुल मान कितने के लिए है, कुल क्या है 100% यानी 100%, और गुना इस सेक्टर के लिए तो 10%, यहाँ 10% मतलब यहाँ लिख लीजिए सेक्टर का प्रतिशत, सेक्टर का प्रतिशत, सेक्टर का प्रतिशत दिख जा रहा है, सेक्टर का प्रतिशत, तो वो सेक्टर का मान निकल जाएगा। तो एक आपका फॉर्मूला, अगर परसेंटेज में रहता है सेक्टर का मान पूछेगा तो कुल मान बाई 100 गुना सेक्टर का प्रतिशत। और किसी क्षेत्र का आप देखिए आपका ही अगर मान दिया रहेगा तो ये परसेंटेज पूछेगा भाई कितना परसेंट का है, तो परसेंटेज कैसे निकालिएगा, तो देखिए सेक्टर का प्रतिशत, सेक्टर का प्रतिशत, तो सेक्टर का प्रतिशत जैसे यहाँ प्रतिशत पूछा तो ऊपर क्या होगा प्रतिशत, पूरा के लिए 100%, 100% कितना के मान के लिए होता है, तो कुल मान के लिए, तो कुल मान के लिए गुना इस सेक्टर का प्रतिशत पूछना, यानी मान दिया हुआ रहेगा तो सेक्टर का मान, सेक्टर यानी वही क्षेत्र का मान, क्षेत्र का मान। तो यही तो दो फार्मूला होता है आपका, दो फार्मूला है परसेंटेज के लिए और दो फार्मूला आपका इसके लिए। तो कौन है या कौन है तो एक मान भी पूछेगा कि मानिए एक सेक्टर का मान निकाली, तो मान के लिए क्या होगा कुल मान, तो कुल मान की कुल मान बटा कुल मान कितना डिग्री के लिए 360 डिग्री के लिए, और बटा सेक्टर का मान पूछेगा तो मान पूछेगा यानी थीटा दिया रहेगा, यानी सेक्टर का कोण, सेक्टर का कोण, सेक्टर का कोण। ठीक है, यहाँ भी दो फार्मूला वहाँ भी दो फार्मूला, बस रटना नहीं समझ लेना है आपको, रटने की जरूरत नहीं है, कितना रटिएगा, बहुत सारा चीज़ रटने का है, जहाँ समझने का है वहाँ क्यों रटना, मैं तो समझने का चीज़ है, जहाँ रटना है वहाँ रटेंगे ना। ठीक, तो ये समझ लीजिए। तो ठीक है, इन डिग्री में रहेगा या आपका परसेंटेज में रहेगा, और उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं है, डिग्री में रहेगा तो ऐसा, परसेंटेज में रहेगा तो ऐसा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बोला कि नीचे दिए गए वृत्त आरेख में, वृत्त आरेख यानी पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों में एक सरकारी संस्था के निवेश करोड़ में, तो हमेशा यूनिट पे भी ध्यान रखेंगे, करोड़ में 10 को दर्शाया गया है, वृत्त आरेख का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी बोल रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में एक कोई सरकारी संस्था है, वो अपने विभिन्न क्षेत्रों में कुछ निवेश कर रहा है, उस निवेश के बारे में आपको दिया हुआ है। तो कुल निवेश देखिए 1000 करोड़ है, यानी जो सरकारी संस्था है विभिन्न क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपया का निवेश कर रही है। और कौन कौन सा सेक्टर है, तो देखिए बैंकिंग सेक्टर, अभी ये तो इंग्लिश वाला ही रह गया है, लेकिन इसको अगर लिखिएगा तो ऐसे होगा बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, या क्या है डिफेंस यानी रक्षा सेक्टर, रक्षा क्षेत्र होगा, हिंदी में क्षेत्र हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, ये क्या है रेलवे, ये रेलवे क्षेत्र, और ये क्या है इंश्योरेंस यानी बीमा, बीमा क्षेत्र, और ये फूड एंड ग्रेन है यानी खाद्य एवं क्या होगा खाद्य एवं, अच्छा फूड ग्रेन मतलब अनाज, खाद्य एवं अनाज, और डेवलपमेंट यानी ये विकास। यानी जो सरकारी संस्था है वो इन क्षेत्रों में अपना निवेश कर रही है। कुल निवेश कितना है 1000 करोड़। तो देखिए कुल निवेश 1000 करोड़, और जो भी सेक्टर दिया हुआ है, जो मतलब जो इसमें सेक्टर दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है, वो क्षेत्र क्या दिया है परसेंटेज में दिया हुआ है,
यानी ये परसेंटेज में है। और टोटल जानते हैं कि जो परसेंटेज में अगर पाई चार्ट है तो टोटल कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए टोटल का। तो देखिए तो जोड़िए, तो 100% हो रहा है, तो जोड़िए, कैलकुलेटर पे जोड़ लेते हैं। तो देखिए 14% प्लस 30.5% प्लस 20% प्लस 12%, 17% और 23.5%। तो यह देखिए 100% आ रहा है, यानी 100% है। यानी 100% आ गया तो चेक भी हो गया कि भाई पाई चार्ट में 100 हमेशा 100% होता है। अब देखिए, अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन देखिए फिर इसमें देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र पर औसत निवेश का बीमा और रेलवे और विकास क्षेत्र पर औसत से अनुपात बताइए। तो एक तो पूछा पहले अनुपात बताइए, ठीक है। तो अनुपात भाई किन के बीच, अनुपात तो हमेशा दो चीजों के बीच होगा। तो अनुपात किन के बीच, तो बोल रहा है कि बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र में जो निवेश हो रहा है ना उसका औसत, बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र में औसत निवेश यानी जो निवेश हो रहा है उसका औसत, और बीमा रेलवे और विकास क्षेत्र में जो निवेश हो रहा है उसका औसत, उसका औसत। यानी अनुपात किनके किनके बीच, इनके बीच और इनके बीच। तो एक कौन कौन है, बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र पे औसत निवेश। यानी पहले तो निवेश मालूम होना चाहिए, यानी बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र में निवेश होगा, उसके बाद औसत निकाल लेंगे उसका। तो भाई हमको क्या बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र में निवेश मालूम है क्या, हमको क्वेश्चन तो इतना ही दिया है। तो क्वेश्चन तो भाई दिया है कि कुल निवेश इतना है 1000 करोड़, लेकिन बैंकिंग में तो परसेंटेज में दिया हुआ है। यानी हमको इस बैंकिंग, डिफेंस, रक्षा, रेलवे, बीमा, भोजन, खाद्य, इस सभी के लिए हमको मान निकालना पड़ेगा। यानी सभी क्षेत्र में कम उस सरकारी संस्था का क्या निवेश है वो हमको निकालना पड़ेगा। और जैसे ही निवेश हमको पता हो जाएगा वैल्यू में, जैसे 1000 करोड़ है मानी 20 करोड़ 25 करोड़ ऐसे वो मालूम हो जाएगा, उसके बाद हम सब क्वेश्चन डील कर लेंगे। यानी हमको निकालना है। अब देखिए निकालने के लिए हम आपको कैसे बताए हैं, निकालने के लिए हम आपको बताए थे ना, तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए एक तो बेसिक कंसेप्ट है वो चीज पहले समझिए। देखिए पूरा 100% है, यानी 100% बराबर कितना है, 1000 करोड़, यही ना 1000 करोड़। तो 1% बराबर क्या होगा, 1000/100 करोड़, यही ना, ठीक है। अब देखिए 1% निकल गया। अब मानिए जो सेक्टर का निकालना है, जैसे बैंक रक्षा क्षेत्र में है, तो रक्षा क्षेत्र में कितना परसेंट है, 13.5%। तो यहाँ कर देंगे क्या 13.5%। तो क्या हो जाएगा 1000/100 गुना 13.5%। अगर जो यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे वो आएगा, यही ना। तो अगर सारे बैंकिंग में क्षेत्र में 13.5%, डिफेंस में 20 है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, रेलवे में 12% है यहाँ 12% आएगा, इंश्योरेंस में 17 है तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पे फूड ग्रेन में 23.5 है 23.5, और डेवलपमेंट यानी विकास में 14 है तो 14 आ जाएगा, और हर चीज़ के लिए निकल जाएगा। तो देखिए एक इसका लिए निकालते हैं बैंकिंग के लिए। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10, यानी 10 गुना 13.5 यानी निकल जाएगा 135 करोड़, 135 करोड़। तो क्या निकला, बैंकिंग क्षेत्र में 135 करोड़ रुपया का निवेश कर रहा है। उसी तरह अगर डिफेंस करेंगे तो डिफेंस में क्या है, यहाँ 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा यानी 10 गुना इधर होगा 20, तो यानी 200 करोड़, यानी रक्षा क्षेत्र में 200 करोड़। उसी तरह 12 करेंगे तो ऐसे ऐसे सबका निकाल लेंगे, और सबका निकाल लेंगे तो बन जाएगा, ठीक। एक तो ये बेसिक नियम है, ठीक। हम आपको डायरेक्ट निकालने के लिए भी अभी कंसेप्ट बताए हैं, उससे भी दिखाइए क्या बोलता है कि परसेंटेज में है और किसी सेक्टर का अगर मान निकालना है। देखिए परसेंटेज में दिया है, इसका मान ही ना निकालना है हमको। तो देखिए बैंकिंग क्षेत्र में मान निकालना है, तो बैंकिंग क्षेत्र का मान बराबर क्या हम पढ़े हैं कि यहाँ मान है तो यहाँ मान होगा, यानी यहाँ पे कुल मान, कुल मान, और कुल मान यहाँ मान है तो कुल मान, कुल मान कितना में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कुल पूरा 100% में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो यहाँ पे 100। और जिस सेक्टर का मान निकालना है, यानी इसमें मान निकालना है तो क्या दिया रहेगा परसेंटेज में, तो यहाँ पे सेक्टर का परसेंटेज, सेक्टर का प्रतिशत, यही ना। तो देखिए तो कुल मान क्या है, कुल मान 1000/100, और सेक्टर का जिसका निकालना है उसका, तो यानी मान लीजिए यहाँ पे 13.5 निकालेंगे तो 30.5, इसका निकालेंगे 20। तो देखिए यही तो फॉर्मूला बन के आया था यहाँ पे। तो या तो आप एक एक नियम से कर लीजिए कि हाँ भाई टोटल 100% है तो 1000, 1% के लिए इतना तो इतना के लिए इतना, या आप डायरेक्ट समझ लीजिए मान बराबर कुल मान बाई 100 गुना सेक्टर, तो 1000/100 गुना 100 इतना, और सब के लिए निकाल लीजिए, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है, फार्मूला वाइज जाएंगे तो ये है। चलिए अब आप समझ गए तो आप निकालिए, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, देखिए प्रश्न क्या था, यही प्रश्न था आपका। तो अब आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। तो चलिए अब समझा दिए तो हम इससे डील करते हैं।
तो सबके लिए पहले मान निकालना होगा, तो क्या करना है, एक टेबल बना लीजिए और उस टेबल से आपको आगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए क्या लिखेगा, यहाँ लिखिएगा हल, हल लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, दिए गए पाई चार्ट से निम्न सारणी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, यही ना, दिए गए पाई चार्ट से निम्न सारणी बनाया जा सकता है। तो देखिए कौन कौन सा क्षेत्र है, क्षेत्र है 1 2 3 4 5 6 क्षेत्र है, इधर क्या लिखिएगा, क्षेत्र, क्षेत्र, और क्षेत्र में सबका नाम लिख दीजिए। तो क्षेत्र कौन कौन सा है, तो एक है बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग, बैंकिंग, तो बैंकिंग क्षेत्र हो गया। दूसरा है रक्षा रेलवे, तो लिखिए रक्षा रेलवे, रेलवे, उसके बाद क्या है, रक्षा रेलवे, तो बैंकिंग डिफेंस यानी रक्षा रेलवे, बीमा फूड ग्रेन और डेवलपमेंट, बीमा, तो बीमा लिख लीजिए, बीमा, बीमा के बाद है खाद्य व अनाज, खाद्य व अनाज, अनाज, और एक है आपका विकास, एक आपका विकास। अब इधर क्या है, तो इधर लिखिए निवेश, इधर क्या है, निवेश, और ये निवेश कितना में है, निवेश का यूनिट क्या है, करोड़ रुपया, करोड़ में, सिर्फ रुपया नहीं दिया है वो करोड़, डॉलर हो सकता है, करोड़ जो भी हो, करोड़ में है तो सिर्फ करोड़। अब देखिए बैंकिंग क्षेत्र के लिए कैसे निकालिएगा, तो क्या है 1000/100 गुना बैंक जिसका परसेंटेज, तो 1000/100 तो सब में होगा, क्या होगा 1000/100 और गुना बैंकिंग के लिए कितना है 13.5, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 135, 135। अब रक्षा क्षेत्र के लिए तो देखिए 1000/100 तो सब में होगा, 1000/100 सब में होगा, तो सब में लिख देते हैं फटाफट, 1000/100 और 1000/100 दिख रहा है। विकास वाला में थोड़ा सा नीचे कट रहा है, लेकिन 1000/100 है। अब देखिए जो जो है रक्षा रेलवे में देख लीजिए कितना है, तो रक्षा में देखिए, रक्षा में क्या है 20%, 12%, 17%, 20 12 17, यानी यहाँ पे 20, यहाँ 12 और यहाँ 17। और खाद्य और विकास में देखिए तो 23.5 और 14, 23.5 और 14, 23.5 और 14। अब कीजिए 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो यानी 200 और 120 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 235 हो जाएगा, और 140 हो जाएगा। सब दिख जा रहा है, सब दिख रहा है। अब ये मेरा हो गया आपका टेबल, हमने बना लिया, सब क्षेत्र के लिए हमने निकाल लिया। तो यहाँ क्या कर लेना चाहिए, लिख देना चाहिए नीचे कुल, और इस सबको जोड़ के हमको कर लेना चाहिए 1000। देखिए 1000 लिख नहीं देना चाहिए, यहाँ पे इसके नीचे लिखिए कुल, और इस सबको इसको 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 जैसे इसको 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 जोड़ देख लेना चाहिए, जोड़ के 1000 आना चाहिए, क्योंकि कुल निवेश कितना था 1000, अगर 1000 नहीं आता है यानी कहीं ना कहीं हमने गलत कर लिया है, इसलिए क्या होना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए, ताकि पता चल जाए, क्रॉस चेक हो जाता है कि हमने जो निकाला है सही तो निकाला है ना। अगर यहीं पे गलती हो गया तो सारा आगे का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, भले ही आप सारा कंसेप्ट सही लगाए हो, क्योंकि डेटा ही गलत सारा आगे गलत, लेकिन यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। चलिए अब सब में इन्वेस्टमेंट निकल गया कि भाई बैंकिंग में 135 करोड़ कर रहा है, रक्षा में 200 करोड़ कर रहा है, रेलवे में 120 करोड़ कर रहा है, बीमा में 170, खाद्य एवं अनाज में 235 और 140, 135 200 120 170 235 और 240। अब ये हो गया, तो अब आप क्वेश्चन बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन को हल कीजिए, बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र पर औसत निवेश, तो लिखिए बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र पर औसत निवेश, तो औसत निवेश बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र पर निवेश देखिए, तो बैंकिंग में कितना है 135 और रक्षा में 200, तो 135 और 200, 135 और 200, और चूंकि औसत निकालना है तो ऊपर जितना डेटा उतना नीचे नंबर, एक दो डेटा है 2 तो 2 नीचे। अब इस सबको जोड़ लीजिए, 201 300, 335/2। अब इसको कीजिएगा तो क्या करिएगा, कैलकुलेटर कीजिएगा, तो कैलकुलेटर कर लीजिए, 335 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा
167.5 क्या हो जाएगा, करोड़। ठीक है, क्या निकलेगा, करोड़ निकलेगा। अब देखिए, अब क्या कीजिए, अब किसमें, बीमा रेलवे और विकास क्षेत्र लिखिए, बीमा कॉमा रेलवे और विकास क्षेत्र, और विकास क्षेत्र पर औसत निवेश, क्या, औसत निवेश। अब इसमें क्या है, 3 है, कौन है, बीमा रेलवे विकास। तो देखिए बीमा रेलवे विकास, तो एक तो बीमा है ये, रेलवे है ये, और विकास है 140, यानी 170, 120, 140, 170, 120 और 140। देखिए ऊपर डेटा 3 है तो नीचे औसत निकालने के लिए 3, यही ना, 170, 120, 140 जोड़ लीजिए। ऐसे ही दिख रहा है लेकिन प्रैक्टिस रखिए कैलकुलेटर पे जोड़ने का। 170, 120 प्लस 140, 430, यानी 430/3, इसको कर लीजिए डिवाइड बाई 3, 143.33, क्या, तो करोड़। जो डेटा यूनिट में रहे वो हमेशा लिख दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, एक कंसेप्ट है जो हम आपको समझा बता के पहले ये करते हैं, बना के समझाएंगे ताकि तब गलती आपको एहसास होगा। देखिए अब इसको आगे करने के लिए देखिए अब क्या पूछा, अनुपात पूछा है, तो क्या लिखिएगा, इसीलिए अभिष्ट अनुपात बराबर, अभिष्ट अनुपात बराबर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, अनुपात किसका किसका, बैंकिंग रक्षा क्षेत्र, तो बैंकिंग रक्षा क्षेत्र में औसत निवेश 167.5, 167.5 करोड़, और उसके बाद इसमें तीनों में बीमा रेलवे विकास में 143, 33, 143, 33। अब क्या कीजिएगा, इसको आप एक कीजिएगा, 143, 33 और 167.5, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 167.5 डिवाइड बाई 143.33, ये क्या आया, 1.168 आया। ठीक है, चलिए अब इतना आया तो आपको अब क्या लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई चालाकी करेगा तो नीचे एक करेगा, इसको लिख देगा 1168:1, यही ना अनुपात। क्योंकि देखिए हमेशा अनुपात जो रहेगा ना, जो अनुपात हमेशा दशमलव में ना होके डिजिट में होना चाहिए, 2, 4, 5, 6 ऐसे, 2:9, 2:11, 2:15, 15:16 ऐसे। ये नहीं कि पॉइंट दशमलव में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम चूंकि यहाँ करेंगे तो डेसिमल में तो आएगा ही आएगा पक्का, क्योंकि जो नॉर्मल कैलकुलेटर रहता है तो नॉर्मल कैलकुलेटर क्या करेगा, इसको जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो इतना फॉर्मेट में देगा और इसको इतना फॉर्मेट में। अब जो यही डिजिट मेरा डेटा है तो हम रेशियो तो यही निकालेंगे, तो फिर मेरा आंसर आएगा ए, जो कि आपको ऐसे नहीं लाना चाहिए। देखिए बहुत आपके पास टाइम नहीं है और सोचने समझने का नहीं है, तब आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्या होगा कि अनुपात फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए इसमें आधा एक नंबर कटने की गुंजाइश रहेगा। ठीक, लेकिन देखिए अब इसी को हम दूसरा तरीका बताते हैं आपको। देखिए इसीलिए अभिष्ट अनुपात बराबर, अभिष्ट अनुपात बराबर, अगर हम इस डेटा को और इस डेटा को यूज करें तो मेरा वो समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो 335/2 यानी 335/2 और ये क्या है, 430/3, 430/3। अब देखिए अभी क्या हो जाएगा, 335/2 गुना 3/430। अभी भी देखिए, अभी भी आप कैलकुलेटर कीजिएगा तो आपको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 335 गुना 3 डिवाइड बाई 2 गुना 430, अभी भी कीजिएगा तो आपको आ रहा है 1.168, और ज़्यादा कहिएगा तो नीचे 1 है, 1.168:1। देखिए हम गलती करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी यही गलती कीजिएगा तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये कर दिए, आप कर दिए, देखिए आंसर गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आंसर आप गलत बहुत बड़ा ब्लंडर किए, नहीं, चलने लायक है, लेकिन यहीं पे वहीं आधा नंबर एक नंबर कट जाएगा आपका, क्योंकि जो अनुपात है वो अनुपात में आप लाए ही नहीं है। ठीक, अब देखिए ऐसे करिए, तो जब भी अनुपात का क्वेश्चन है ना, रेशियो जब पूछे ना, अनुपात पूछे, तो आप दशमलव में जाने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर देखिए इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं और हमको दशमलव में ही देगा, लेकिन हमको दशमलव में नहीं लाना है, तो इस वाले फॉर्मेट का आंसर हमें नहीं छोड़ना है।
तो क्या करेंगे, तो इसको काटेंगे, दशम कैलकुलेटर पर ना देके इसको काट लेंगे। तो काटेंगे कैसे करेंगे, अब इसको देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए 2 3 से तो नहीं कटे, 2 से ऊपर नीचे भी नहीं कटेगा, तो ये दोनों कटेगा 5 से। देखिए 5 छक 30 और 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 छक 30। अब क्या बचा, ऊपर बच गया 67 गुना 3 और नीचे बचा 2 गुना 80। अब ये नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुना कर दीजिए। 67 गुना 3 201 बटा, अब देखिए 2 गुना 86 86 172। अब ये कटने वाला नहीं है, इसलिए बस इतने पे छोड़ दीजिए और इसको लिखिए 201 अनुपात 172। आपका यही आंसर फॉर्मूले में दिया रहेगा। जब एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करेंगे, उनको यही आंसर दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा आंसर दिया हुआ, 201 अनुपात 172। और आप अगर इसमें लाइएगा तो बेचारे जो भी रहेंगे एग्जामिनर, अब वो देखेंगे 1.168 अनुपात 1 लाए हैं भाई, 1 अनुपात लगभग 1 है, ये कैसे हो संभव है। हमारा तो अनुपात आएगा 201 अनुपात 172। अब नहीं मिलेगा तो वो उन पे डिपेंड करेगा कि 2 नंबर काटेंगे, 1 नंबर काटेंगे, 0 दे दे, कभी कभी हो सकता है उनका दिमाग ऑफ हो कि भाई अनुपात तो इतना आना चाहिए इतना। जबकि इतना का भी 201 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा 172 से तो वहीं आने वाला है जो आपका 11618 आया है। मतलब आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन आंसर का फॉर्मेट अलग है। अगर वो जो एग्जामिनर होंगे इतना बटा इतना करके वो चेक कर लें कि हाँ भाई इतना का इतना भाग करेंगे तो यही संख्या आने वाला है, यानी स्टूडेंट का गलत नहीं है, सही है, बशर्ते कि स्टूडेंट ने पॉइंट दशमलव में ले जाके आंसर लिखा है, तो वो मार्क्स नहीं काटेंगे, या काटेंगे तो आधा नंबर। लेकिन जब उनको नहीं ये डिवाइड करके नहीं इस वैल्यू तक पहुंचेंगे तो कहेंगे गलत है, और एक गलत है तो भाई इन्होंने गलत बनाया है हमारा आंसर, तो ये आएगा, इसलिए उनको 0 दे दीजिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखिए कि अनुपात क्वेश्चन यानी आपको रेशियो का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा आपको इस वाले फॉर्मेट में डिजिट वाला कंप्लीट डिजिट में आपको आंसर लिखना है। अगर तो कंप्लीट डिजिट में कैसे लाइएगा, तो काटिएगा अपना से, ना कि कैलकुलेटर से कटवाना है। अगर आप कैलकुलेटर से कटवाइएगा तो दूसरे से कटवाइएगा तो एग्जामिनर भी आपका नंबर काट लेगा, इसलिए कैलकुलेटर से नहीं कटवाइएगा, अपने से काट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैंकिंग क्षेत्र में निवेश का रेलवे क्षेत्र में निवेश से प्रतिशत कितना है। मतलब बोल रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में जो निवेश है वो रेलवे क्षेत्र में निवेश से कितना प्रतिशत है। तो भाई क्या हो रहा है, दोनों का निकाल लीजिए। तो पहले निकालिए कि बैंकिंग क्षेत्र में निवेश, क्या निकालिएगा, बैंकिंग क्षेत्र में निवेश। तो बैंकिंग क्षेत्र में निवेश कितना है, तो देख लीजिए डेटा। बैंकिंग क्षेत्र में निवेश, देखिए बैंकिंग क्षेत्र में क्या है, 135 करोड़, 135 करोड़। तो लिखिए क्या है, 135 करोड़। उसी तरह क्या है रेलवे क्षेत्र में, लिखिए तो रेलवे क्षेत्र में निवेश। तो रेलवे क्षेत्र में कितना है, तो देखिए रेलवे क्षेत्र में कितना है, तो रेलवे क्षेत्र में है 120, यानी 120 करोड़, 120 करोड़। अब देखिए दोनों में निकल गया। अब पूछ रहा है बैंकिंग क्षेत्र में निवेश का, यानी जो ये है रेलवे क्षेत्र में निवेश से, यानी इससे कितना प्रतिशत है, तो क्या निकालेगा, इसीलिए अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या, तो 135 बटा 120, प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100, यानी ये इसका कितना प्रतिशत है। तो वो कितना प्रतिशत है तो निकाल लीजिए। आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेटर कर लीजिए, 13500 डिवाइड बाई 120, ये क्या निकला 112.5%, यानी ये आपका आंसर हो गया। यानी क्या देखें आप कि बैंकिंग क्षेत्र में जो निवेश है ना इसका कितना है, 112.5% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि खाद्य और अनाज क्षेत्र के लिए केंद्रीय कोण क्या है। खाद्य और अनाज क्षेत्र के लिए, तो खाद्य और अनाज क्षेत्र, तो अब आपको पता था कि केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं हम। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए फार्मूला पता है आपको, कोण ऊपर है तो ऊपर क्या होगा, कोण होगा। तो कोण कुल कोण, तो कोण कितना है 360 डिग्री होता है, डिवाइड बाय कुल,
360 डिग्री कितने के लिए था? कुल मान के लिए, कुल मान। अब बाई गुना में किसका? उस जिस सेक्टर का केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं उस सेक्टर का मान, यही ना? यही क्या होता है? फॉर्मूला होता है केंद्रीय कोण के लिए। या फॉर्मूला नहीं याद करना है तब भी आप बना सकते हैं। तो देखिए क्या है, तो खाद और अनाज क्षेत्र में क्या चाहिए हमको? वैल्यू चाहिए, तो वहां से निकाल लीजिए टेबल से। तो लिखिए खाद और अनाज क्षेत्र में निवेश, निवेश। तो खाद और अनाज क्षेत्र में कितना निवेश है? खाद और अनाज क्षेत्र में 235 करोड़, यानी 235 करोड़, 235 करोड़। अब देखिए इसी क्या लिखेगा? इसीलिए अभिष्ट केंद्रीय कोण, इसीलिए अभिष्ट केंद्रीय कोण, तो अभिष्ट केंद्रीय कोण बराबर क्या हो गया? तो 360 डिग्री, ऊपर 360 डिग्री बटा कुल मान। कुल मान कितना है? कुल मान आपको देखिए, कुल मान कितना है? कुल मान देखिए इसमें पूरे सेक्टर, पूरे पाई चार्ट का कुल मान कितना है? 1000 करोड़, यानी आपको 1000 करोड़। तो यहाँ पे क्या है? 1000 करोड़, तो यानी 1000 सेक्टर का मान था। सेक्टर मतलब खाद और अनाज क्षेत्र, जिस सेक्टर का केंद्रीय कोण निकालना है उसका मान। तो खाद और अनाज क्षेत्र के लिए निकालना है, तो खाद और अनाज क्षेत्र में कितना निवेश है? 235 करोड़। अब इसको क्या करना है? इसको सिंपल से आप कैलकुलेटर का यूज करके वैल्यू निकालना है। तो देखिए 360 गुना 235, 84,600 और 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 84.6 डिग्री। क्या हो गया? 84.6 डिग्री आपका केंद्रीय कोण हो गया। तो देखें, तो कोण अगर यही मान रहता है तो यहाँ क्या होता? कुल मान बटा कुल मान 360 डिग्री गुना सेक्टर का कोण। कोण है तो ऊपर कोण, मान रहता तो मान। ठीक है, एक तो हो गया फॉर्मूला से। देखिए एक फॉर्मूला के अलावा क्या होगा कि एक दूसरा मेथड भी होगा, वो भी देख लीजिए, ताकि आपको किसी जिससे आराम लगे उससे बनाना चाहिए। देखिए खाद्य और अनाज क्षेत्र में, अनाज क्षेत्र में निवेश, निवेश बराबर कितना निवेश है? निवेश बराबर क्या है? 235 करोड़ था ना, देख लीजिए तो। हाँ 235 करोड़, 235 करोड़ दिख रहा है, ठीक है 235 करोड़। तो खाद और अनाज क्षेत्र में निवेश 235 करोड़ है। अब हमको केंद्रीय कोण निकालना है, यानी केंद्रीय कोण का मतलब क्या हुआ कि ये वाला, यानी खाद और अनाज का ये है तो ये वाला कोण निकालिए। ये खाद और अनाज के लिए है, खाद व अनाज का इस सेक्टर है। तो खाद इसका कुछ वैल्यू होगा, तो वैल्यू क्या है? 235 करोड़, यानी 235 करोड़ ये दिया हुआ है। और ये हमको ये वाला निकालना है। और टोटल, टोटल क्या होता है? 360 डिग्री। टोटल क्या होता है? 360 डिग्री। देखिए टोटल क्या होता है? 360 डिग्री। और कुल मान कितना दिया हुआ है? टोटल में खर्च कितना है? कुल मान बराबर 1000, यही ना? तो देखिए हमको निकालना है एंगल, एंगल तो जिसको निकालना रहता है तो उधर लिखेंगे। जैसे देखिए 1000 करोड़ बराबर क्या है? 360 डिग्री, है ना? जो निकालना रहता है वो इधर लिखेंगे। तो देखिए 360 डिग्री बराबर 1000 करोड़ है, तो हमको निकालना डिग्री है तो डिग्री उधर रखिए। तो 1000 करोड़ बराबर 360 डिग्री, तो 1 करोड़ बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटा 1000। और अगर हमें किसी सेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 235 करोड़ रुपया खाद्य और अनाज पे खर्च कर रहा है, तो केंद्र क्या होगा? तो यहाँ होगा 235 करोड़। यानी जब 1000 करोड़ था तो 360 डिग्री का कोण बन रहा था, यानी पूरा 1000 करोड़ खर्च हो रहा है तो 360 डिग्री का कोण। 1 करोड़ खर्च होगा तो इतना, 235 करोड़ खर्च होगा तो कितना? तो 360 बटा 1000 गुना 235, तो ये काटिएगा तो आपका आ जाएगा 84.6, है ना? 84.6। तो एक आपका ये भी नियम होता है, अगर नहीं समझ में आए तो हमेशा सोचिए भाई कि कुल मान 1000 है और कुल डिग्री कितना है? 360 डिग्री। मतलब 1000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है तो 360 डिग्री है, तो 1 करोड़ रुपया निवेश होगा तो 360 बटा 1000। ये एक एक नियम बोलते हैं। तो 235 करोड़ होगा तो भाई इतना करोड़। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब कहिएगा सर जी तो क्या पिछला वाला मेथड, ए वाला मेथड और ए वाला मेथड में कौन बेहतर है? तो मेरे प्रिय छात्र दोनों मेहनत
दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप जिससे बनाइएगा सही होगा, इससे भी बनाइएगा तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और इससे भी बना दीजिए तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आप इसमें नीचे लिख दीजिएगा इस अतः खाद्य और अनाज क्षेत्र में निवेश से का केंद्रीय कोण 84.6 डिग्री है, बस लिख दीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि रेलवे और रक्षा क्षेत्र के निवेश में क्रमशः 15% और 25% की वृद्धि हो जाती है तो कुल निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुल निवेश क्या है, 1000 करोड़। तो बोल रहा है कि रेलवे और रक्षा क्षेत्र में निवेश में 15% और 25% की वृद्धि हो जाता है, यानी जो अभी 1000 करोड़ है उस समय रेलवे क्षेत्र में जितना निवेश हो रहा है वो हमको मालूम होना चाहिए, रक्षा क्षेत्र में भी मालूम होना चाहिए। तो जितना रेलवे क्षेत्र में निवेश है उसका 15% बढ़ जा रहा है, रक्षा क्षेत्र में उसका 25% बढ़ जा रहा है। तो जो दोनों अमाउंट होगा, तो पूछ रहा है जो अमाउंट बढ़ा है वह कुल निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा या होगा, तो आपको वृद्धि निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालिएगा। तो पहले क्या कीजिएगा कि आप रेलवे का और निकालिए। तो लिखिए रेलवे क्षेत्र में निवेश, रेलवे क्षेत्र में निवेश कितना है, तो आपको देखना होगा डेटा ना, देख लेते हैं डेटा। रेलवे में है आपका 120 करोड़, यानी 120 करोड़ क्या है, 120 करोड़। अब 15 देखिए, ये रेलवे में 15% बढ़ रहा है और रक्षा क्षेत्र में 25% बढ़ रहा है, तो क्या लिखेगा, यहाँ लिखिए 15% की वृद्धि के पश्चात, 15% की वृद्धि के पश्चात, 15% की वृद्धि के पश्चात रेलवे क्षेत्र में निवेश, तो लिखिए रेलवे क्षेत्र में रेलवे क्षेत्र में निवेश पर वृद्धि, मतलब समझ लीजिए, देखिए रेलवे क्षेत्र में निवेश 120 करोड़ हो रहा है, तो बोल रहा है कि 15% बढ़ जा रहा है, यानी वृद्धि हो जाता है। रेलवे क्षेत्र में निवेश पर वृद्धि कितना होगा, तो 120 करोड़ तो पहले से था, मतलब निवेश हो रहा था, 15% बढ़ना है, यानी इसका 15%। तो 15% बढ़ाइएगा तो क्या कीजिएगा, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, 1.2 और 15, यानी 18 करोड़, यानी 18 करोड़ रुपया आपको रेलवे क्षेत्र में बढ़ा दिया जा रहा है निवेश का। ठीक है, दिख जा रहा है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि 25% रक्षा क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो क्या कीजिएगा, अब लिखिएगा फिर कि रक्षा क्षेत्र में निवेश कितना हो रहा है। तो देखिए रक्षा क्षेत्र में निवेश, तो रक्षा क्षेत्र में निवेश कितना किया जा रहा है, देखिए रक्षा क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है 200 करोड़, 200 करोड़। अब इसमें क्या 25% की वृद्धि हो रहा है, तो लिखिए 25% की वृद्धि के पश्चात, यही ना दिख जा रहा, तो 25% की वृद्धि के पश्चात, तो 25% की वृद्धि के पश्चात क्या होगा, रक्षा क्षेत्र में निवेश पर वृद्धि लिख लीजिए। तो रक्षा क्षेत्र में निवेश पर वृद्धि, दिख जा रहा है, रक्षा क्षेत्र में निवेश पर वृद्धि। अब देखिए रक्षा क्षेत्र में क्या हो रहा है, 200 करोड़, और इसमें कितना प्रतिशत बढ़ा रहे हैं हम, 25%, तो 25/100, तो 100 गुना 200 50, यानी 50 करोड़, यानी 50 करोड़ रुपया इसमें बढ़ जा रहा है। यानी रेलवे क्षेत्र में हम 18 करोड़ बढ़ा रहे हैं और आपका रक्षा क्षेत्र में 50 करोड़ बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, अब दोनों क्षेत्र में इतना इतना बढ़ा दिए हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी 50 और 18 तो 68 आएगा, तो यानी 68 करोड़ रुपया क्या हो रहा है, कुल पे बढ़ रहा है, यानी कुल 1000 था और 68 करोड़ बढ़ा देंगे, तो पूछ रहा है कुल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो 1000 पर 68 करोड़ बढ़ा है, तो 68/100 गुना, ये 68/1000 गुना 100। देखिए तो आपको क्या लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा कि अतः रेलवे तथा रक्षा क्षेत्र में कुल वृद्धि लिख दीजिए, इसीलिए या अतः लिख दीजिए, अतः रेलवे तथा क्या था,
रेलवे तथा रक्षा क्षेत्र, रेलवे तथा रक्षा क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र में कुल वृद्धि, रेलवे तथा रक्षा क्षेत्र में कुल, रक्षा क्षेत्र में निवेश, निवेश में कुल वृद्धि या कुल वृद्धि लिखिए। तो रेलवे में 18 था, रक्षा क्षेत्र में कितना है 60 कि 50, 18 और 50, तो इसमें 50 है, तो क्या हो जाएगा 68 करोड़, 68 करोड़ आपका बढ़ रहा है। तो इसीलिए अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए यहां कुछ लोगों को डाउट होगा, समझ लीजिए कि बोल रहा है कि रेलवे क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र में जो निवेश है उसका 15% और 25% बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है बढ़ा दिए। तो बोल रहा है कि तो कुल निवेश में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा, तो देखिए जो ये 18 करोड़ बढ़ा और 50 करोड़ बढ़ा, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 68 करोड़। तो 68 करोड़ रुपया कितना पे बढ़ गया, 1000 पे ना, तो वही प्रतिशत पूछ रहा है, यानी 68 करोड़ कितना पे बढ़ रहा है 1000 पे, और इस परसेंटेज निकालना है तो 100, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेटर कर लेना है, ऐसे ही तो दिख रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल लगा, एक बचेगा तो 6.8%। ऐसे आपको नहीं होता 68 100 डिवाइड बाई 1000 कर लीजिए, 6.8% की वृद्धि हुई, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है कि हाँ भाई रेलवे रक्षा क्षेत्र में निवेश में इतना बढ़ रहा है, तो भाई कुल निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, इसके पार्ट का, कि आपको बोल रहा है कि यदि सरकार, जो सरकार खर्च कर रही, निवेश कर रही थी रक्षा क्षेत्र पर निवेश को 20% कम कर देती है, तथा इस राशि को, यानी रक्षा क्षेत्र में जितना निवेश होगा उसका 20% कम कर दिया, और जो 20% राशि होगा इस राशि को रेलवे और बीमा क्षेत्र में 5:3 के अनुपात में वितरित कर देती है, तो बीमा क्षेत्र में क्षेत्र के निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की परिवर्तन आएगा। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो छोटे छोटे टुकड़ों में करना चाहिए। तो देखिए पहले तो आपको रक्षा क्षेत्र में निवेश मालूम होना चाहिए, तो हाँ भाई हमको तो मालूम है रक्षा क्षेत्र में निवेश कितना है, 20% कम कर देता है, तो 20% निकाल लीजिए। तो जितना अमाउंट आएगा उसको हम 5:3 में रेलवे और बीमा क्षेत्र को दे देते हैं। अब देखिए आप ऐसे समझिए, आप बार बार देखते होंगे कभी कभी बजट में कि किसी एक क्षेत्र में एवं उसमें आवंटन को घटा बढ़ाते हैं और तो किसी और क्षेत्र में घटता होगा। जैसे देखिए, जैसे जब कोरोना आया तो पीडीएस के तहत बहुत सारा अनाज मुफ्त में दिया गया लोगों को, तो अनाज मुफ्त में दिया गया तो सरकार द्वारा उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया, सरकार द्वारा पीडीएस में अनाज मुफ्त में बांटने के लिए खरीदा गया होगा, तो उसमें पैसा लगाया गया यानी निवेश किया गया। और कोरोना में बहुत लोगों को दिया गया तो ज़्यादा पैसा निवेश किया, लेकिन सरकार के पास मानिए कहीं और कोई कहीं से पैसा आया हुआ है तो किसी क्षेत्र का ही पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, यानी पीडीएस सिस्टम में अगर पैसा निवेश किया तो कहीं क्षेत्र का घटा हुआ होगा। जैसे जैसे हेल्थ में, कोरोना में हेल्थ पे बहुत खर्च हुआ, तो क्या हुआ किसी डेवलप योजना में नहीं खर्च हुआ होगा, उसका पैसा इधर लाए गए होंगे। वही बोल रहा है कि जो रक्षा क्षेत्र का पैसा जो है ना, उस पैसा को हम रेलवे और बीमा क्षेत्र में वितरित कर दे रहे हैं, तो बीमा क्षेत्र में निवेश में लगभग कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो बीमा क्षेत्र में हम निकाल लेंगे कि कितना राशि बीमा क्षेत्र को मिला। हमारी जो राशि बीमा क्षेत्र को मिला तो पहले से था उसमें उतना का वृद्धि हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए रक्षा क्षेत्र में निवेश, तो लिखिए रक्षा क्षेत्र में निवेश, तो रक्षा क्षेत्र में निवेश कितना है, रक्षा क्षेत्र में निवेश देखिए, रक्षा क्षेत्र में निवेश 200 करोड़, रक्षा क्षेत्र में निवेश 200 करोड़ है। अब रक्षा क्षेत्र में निवेश 200 करोड़ है तो 20% की कमी कर रहा है, तो लिखिए 20% की कमी के पश्चात, या 20% की कमी के बाद या पश्चात, ठीक है। तो देखिए तो अब क्या होगा, रक्षा क्षेत्र में कितना कमी हुआ, तो रक्षा क्षेत्र के निवेश में कमी, तो रक्षा क्षेत्र में निवेश पर कमी या में कमी लिखी, तो 200 करोड़ तो पहले था भाई और इसमें 20% कम कर देना है, तो इसका 20%,
तो 100 गुना 2 यानी 40 करोड़, यानी 40 करोड़ रुपया आपका जो मतलब 200 करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट था आपका रक्षा क्षेत्र में, उसमें हम 40 करोड़ रुपया कम कर दिए, यानी उसका रिड्यूस कर दिए, यानी रक्षा क्षेत्र में आवंटन को 40 करोड़ कम कर दिया। अब जो ये 40 करोड़ रुपया वहां से हम निकाले हैं, उसको किस क्षेत्र में बांटना है, तो रेलवे और बीमा क्षेत्र में 5:3 में बांट देना है। ठीक है, 5:3 में बांटना है। तो क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। आगे नेक्स्ट करते हैं, ढंग से समझिए। तो क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार का यही सब क्या सगुफा छोड़ रहे हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें लिख देने से ना क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। प्रश्नानुसार लिखने का मतलब होगा कि बहुत सारा लाइन आपका बच जाएगा, बहुत सारा चीज़ें नहीं लिखना। जैसे प्रश्नानुसार लिखे, एग्जामिनर समझ जाएगा जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसी सब चीज़ के बारे में ये सब कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, प्रश्नानुसार तो लिखिएगा कि 40 करोड़ रुपया, रुपया तो नहीं लिखिए रुपया नहीं है, 40 करोड़ की राशि को, 40 करोड़ की राशि को किस में बांट रहे हैं, रेलवे और बीमा क्षेत्र में। तो रेलवे और बीमा क्षेत्र, बीमा क्षेत्र दिख रहा है, बीमा क्षेत्र। तो बीमा क्षेत्र पर किस रेशियो में, यानी किस अनुपात में कर रहे हैं, तो 5:3 में। तो पर 5:3 के अनुपात में, अनुपात में क्या कर रहे हैं, वितरित कर दे रहे हैं, वितरित किया जाता है, वितरित किया जाता है। यानी 40 करोड़ की राशि को रेलवे और बीमा क्षेत्र पर 5:3 के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। तो क्या होगा, बीमा, देखिए अब हमको सिर्फ क्या बीमा क्षेत्र पे फोकस करना है, क्योंकि बीमा क्षेत्र से क्वेश्चन है। तो लिखिएगा कि इसीलिए बीमा क्षेत्र में, इसीलिए बीमा क्षेत्र पर या में बीमा क्षेत्र के निवेश, बीमा क्षेत्र के निवेश में, बीमा क्षेत्र के निवेश में वृद्धि, बीमा क्षेत्र के निवेश में वृद्धि कितना हो गया, तो देखिए 40 करोड़ उधर से आया था, तो ठीक है भाई 40 करोड़, और किस अनुपात में, रेलवे में और बीमा में। तो रेलवे का ये, बीमा का ये, तो बीमा का 3 और बटा 5 3 8, तो क्या हो गया, 8 5 40 15 करोड़। यानी जो 40 करोड़ हम रक्षा क्षेत्र से निकाले थे, उसका 15 करोड़ रुपया हमने बीमा क्षेत्र में दे दिया, और 15 15 30 यानी 25 करोड़ होगा तो किस में, रेलवे में हम दे देंगे। ठीक है, तो देखिए बीमा क्षेत्र का मतलब था, इसलिए हमको बीमा क्षेत्र निकाले, 15 करोड़ हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसीलिए आपसे क्या पूछा है, बीमा क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो बीमा क्षेत्र में जो पहले का निवेश था बीमा, और उसमें 15 करोड़ रुपया बढ़ गया। तो बीमा क्षेत्र में पहले का निवेश क्या है, देखिए बीमा में 170 है, इसीलिए अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि, अभीष्ट बीमा क्षेत्र में प्रतिशत में लिख दीजिए, बीमा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि। तो बीमा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितना है, तो बीमा क्षेत्र में वृद्धि कितना हो रहा है, 15, और पहले कितना था 170 यानी 170, और प्रतिशत निकालना है तो 100, 15/170 गुना 100, और परसेंटेज निकाल लीजिए, दिख जा रहा है नीचे, हाँ 1500 डिवाइड बाई 170, यानी ये आ रहा है 8.82%, यानी आपका इतना का वृद्धि बीमा क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूरा, इस और पार्ट है क्या इसमें, हाँ नहीं इसमें एक ही को मतलब ये 5 क्वेश्चन रहा। तो क्या देखें इस क्वेश्चन में, देखें कि एक पाई चार्ट प्रतिशत में वितरित था, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट निवेश था, उसको निवेश को हमको सब निवेश निकालना था, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा वैसे वैसे हम पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में बांट के हमने उसका वैल्यू निकाला, जो पूछा उसके बारे में हम निकाल दिया। तो एक क्वेश्चन में ऐसा था। कितना टाइम हो गया, देखिए टाइम 1 घंटा 5 मिनट हो गया, यानी अब इस क्वेश्चन को अगर लेंगे तो लगभग 30 से ज़्यादा। हाँ एक चीज़ और डाउट हुआ होगा कि सर आप एक क्वेश्चन को तो 1 घंटा ले लिए बनाने में, और हम लोग को तो 1 घंटा में 2 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो देखिए कुछ तो पहले थ्योरी था, और चूंकि हम आपको समझा रहे हैं तो समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और उसकी इर्द गिर्द के चीज़ों को बता रहे हैं,
ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट यानी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, किसी प्रकार का क्वेश्चन आप बना लेंगे। और जब कंसेप्ट स्टूडेंट का क्लियर आता है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आता है ना तो वो झलकता है उसमें, वो बनाएगा तो डाउट में नहीं रहेगा। बहुत स्टूडेंट होते हैं बना लेते हैं, उनका आंसर भी सही है, तभी उनको डाउट रहता है, पता नहीं यार सही है या नहीं, यार आंसर मेरा आया कि नहीं, वो डाउट में, जबकि उनका सही रहेगा। तो जब बेसिक चीज़ें रहता है ना, कॉन्फिडेंस में रहता है, आप बनाइएगा एग्जाम हॉल में भी निकलिएगा कहिए हाँ भाई 72 में 72, ठीक है, कॉन्फिडेंस वो चीज़ होता है। तो इसीलिए हम उसको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी बनाने के लिए तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है ये चीज़। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लेंगे तो 30-35 मिनट लगेगा, तो ये वीडियो हो जाएगा लंबा। और ऐसा माना जाता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को लंबा लंबा वीडियो देखने का आदत नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम लंबा वीडियो से बच रहे हैं। 1 घंटा सवा, ऐसे भी मेरा मानना है कि टेक्निकली ये बात प्रूफ है कि एक बार एक सीटिंग में सवा घंटा काफ़ी है, 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम, 1 से सवा घंटा के बीच का माइंड कंसंट्रेट करता है, उसके बाद फिर माइंड बोझिल हो जाता है। इस डाटा इंटरप्रिटेशन में तो और जिनको नहीं आ रहा है उसके लिए तो और लगता है कि क्या हो रहा है, ये फालतू का समय जा रहा है, तो उनके लिए और 1 घंटा बैठना मुश्किल होगा। इसलिए हम वीडियो 1 घंटा 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम एक करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ टेकल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बढ़ जाएगा टाइम। इस क्वेश्चन को आगे एक क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन मिला के बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो ये मेरा पाई चार्ट होगा, पाई चार्ट के बाद लाइन ग्राफ आएंगे और बार ग्राफ आएंगे, और ये दोनों के जब समाप्त जैसे ही होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का हम कराएंगे, और बीच बीच में बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कराएंगे। क्योंकि हमने वादा किया है कि हम सभी स्टूडेंट का डाटा इंटरप्रिटेशन ठीक हो जाएगा, और सिलेक्शन ना होने और होने का कारण नहीं बनेगा डाटा इंटरप्रिटेशन। हाँ, बशर्ते कि आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि एग्जाम में तो आप ही को परफॉर्मेंस करना है, हम तो जाके आपके जगह पे लिखेंगे नहीं। तो आपको करना है तो आपको मेहनत करना होगा, आपको क्वेश्चन बनाना होगा, जो बताया जा रहा है उस पर विश्वास रखना होगा, उस पर मेहनत काम करना होगा, तो आपको करना है, ठीक। एक चीज़, एक दो चीज़ें और बता दे रहे हैं कि उसके बाद बीच बीच में हमने बहुत सारा मैं काम करूंगा आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, आप 100% निफिक रहिए मेरे तरफ से, क्योंकि हम मेरा लक्ष्य ही है कि उन उन जगहों पे या उन सेक्टरों में काम करके देना, आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करा देना जहाँ पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे देखिए अभी का जो एग्जाम पैटर्न निकल के आया है उसमें क्या है, की एरिया 2 ही है, डाटा इंटरप्रिटेशन आप सही कीजिए 100 में 100 यानी 72 में 72 लाइए, और ए से बहुत बढ़िया लिख के आइए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। यानी की एरिया डाटा इंटरप्रिटेशन और ऐसे हो गया है। कहिए तो क्या सर जीएस छोड़ दिया जाए, नहीं जी कतई नहीं छोड़िए, जीएस छोड़ दीजिएगा फिर कैसे होगा। जीएस में क्या है कि ऑन एवरेज सबका मार्क्स लगभग लगभग सेम रहता है। आप देखिए पैटर्न उठा के, पेपर 2 में उतना वेरी नहीं करेगा, पेपर 1 में बहुत मार्क्स वेरी करता है, किसी को 190 आ रहा है, किसी को 130 आ रहा है, तो भाई डिफरेंस इतना क्रिएट क्यों हो रहा है, तो बस वही डिफरेंस क्रिएट करता है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो पहले तो ये था, अब ऐसे पेपर इंक्लूड हुआ है, तो ऑप्शनल में भी वैसे ही होता था, किसी ऑप्शनल हाई कर रहा है तो उसको 200 आ रहा है, किसी ऑप्शनल में 120 130 आ जा रहा है, उसी तरह ऐसे करेगा। ऐसे तो सबके लिए समान हुआ है, लेकिन ऐसे कोई जो बढ़िया लिखेंगे उनको अच्छा मार्क्स आएगा, जो नहीं लिखेंगे काफ़ी कम आ जाएगा, तो फिर वहाँ डिफरेंस क्रिएट होगा। तो एसी और डीआई संभालिए, और जीएस तो आपका ऑन एवरेज रहता ही है सबका ठीक ठाक, वो कर लेंगे, तो आपको उस पर काम करना हुआ। एक और बात कि हाँ, हम वैल्यू एडिशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यानी बीपीएससी सत्याग्रह क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा चीज़ दिया जा रहा है। जैसे मंडे टू फ्राइडे आपको पेपर एडिटोरियल दिया जाता है। अब पेपर एडिटोरियल के लिए कुछ स्टूडेंट फ़ोन किए हैं कि सर बहुत पेपर एडिटोरियल में एक ही चीज़ बार बार आता है। देखिए दोस्त, उसका क्या कारण होता है, कोई भी एक अगर घटना घट रहा है ना, तो 3-4 दिन 5 दिन पेपर में आता है, और ऐसा नहीं कि आज जो पेपर में एक आर्टिकल आया वो अपने आप में परिपूर्ण है, नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। होता है उसमें 2-4 पॉइंट बढ़िया होगा, अगले दिन जो आर्टिकल आएगा उसमें भी 2-4 पॉइंट बढ़िया होगा, उसमें भी एक नेक्स्ट में आएगा उसमें भी 2-3 पॉइंट बढ़िया होगा। तो होता क्या है कि कोई भी घटना अगर घट रहा है तो पेपर में कंटिन्यू 2-4-5 दिन आते रहता है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, कि जैसे आज कोई घटना, जैसे मानिए अभी हाथरस में जो एक ट्रेजेडी हो गया, हाथरस दुर्घटना हो गया, जो सत्संग और कुछ कुछ क्या क्या चल रहा था, तो वहाँ पे घटना हो गया, तो क्या कंटिन्यू पेपर में 3-4 दिन उससे रिलेटेड आएगा। तो होता है कि जैसे आज हमने पेपर किसी आर्टिकल हाथरस घटना ही पढ़ा, अगले दिन फिर हाथरस घटना पे आएगा, तो उसमें क्या होगा कि पीछे का चीज़ें फिर होता है कि पेपर में आज का घटना हुआ तो आज जो आर्टिकल में है अगला आर्टिकल में 2-4 पॉइंट ज़्यादा आएगा, बाकी पीछे का ही 50% 60% ये होता है, रिपीट होता है। तो होता है क्या, एक तो आपका रिवीजन हो गया, और 3-4 दिन 5 दिन कंटिन्यू होता है तो पीछे वाला रिवीजन होते जाता है, और रिवीजन जैसे जैसे होगा तो आपको वो चीज़ें ना हाथरस घटना बैठ जाता है मन में। और जैसे भी 5 महीने के बाद 6 महीने के, मेंस तो 6 महीने के बाद होना है जनवरी में, उस समय भी अगर वो आ गया, अगर आप नहीं पढ़े हुए नहीं रिवीजन करके गए, तो आपको कुछ कुछ माइंड में याद रहेगा कि हाँ पेपर में ऐसा ऐसा चीज़ें घटना हुआ था, पर आप जोर जोर जार के आप आंसर बेहतर लिख दीजिएगा। तो पेपर का ये इंपॉर्टेंस काफ़ी होता है, इसलिए पेपर पढ़ना जरूरी होता है। पेपर में क्या होता है, कोई घटना आज हुआ तो उसका एक पेज बनाइए, और पेज पे टॉपिक लिख दीजिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें 2-3 दिन आते जाएगा, उसमें ऐड करते जाइए, बस दैट्स ऑल। फिर रिवीजन एक बार कर लीजिए, तो रिवीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक पेपर एडिटोरियल हो गया। उसके बाद सैटरडे को आप कंटेंट फॉर ऐसे देते हैं, ऐसे के लिए कंटेंट दिया जाता है।
फिर आपको मंडे को बिहार स्पेशल साप्ताहिक बुलेटिन के तहत पिछले एक सप्ताह में जो भी घटना बिहार समसामयिकी के तहत घटा हुआ रहता है वो देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बिहार वाले स्टूडेंट के लिए है ही, बाहर वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिहार से बाहर रह रहे हैं स्टूडेंट, दिल्ली रह रहे हैं या कहीं और स्टेट में रह रहे हैं, राज्य के हैं, तो वहाँ पे बिहार से न्यूज़ पहुँचता ही नहीं है या बहुत कम पहुँचता है। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिहार का जो एक सप्ताह का ये बुलेटिन देते हैं हम, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर, वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से भी देखिए। उसके बाद हम एक और सीरीज की शुरुआत की है, रिवीजन सीरीज, क्योंकि पीटी जैसे ही अब नज़दीक आने वाला है, लगभग 30 सितंबर के आसपास एग्जाम होगा। भले आप कहिएगा सर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, सरकार के स्तर पर इस पर काम चल रहा है। बीपीएससी को जैसे ही मिलेगा और वो अपना पब्लिश कर देगा, तो आप कन्फर्म रहिए कि उसी के आसपास होने वाला है। तो जैसे पीटी नज़दीक आ रहा है तो रिवीजन करना जरूरी है, तो हमने रिवीजन सीरीज की शुरुआत की है। उसमें क्या कर रहे हैं कि मंथ वाइज, जैसे अभी हम थर्सडे को आज है, आज ही हमने डाला है, तो उसमें जून महीना का जितना करंट अफेयर होगा बिहार के लिए, अब कहिएगा सर औरों के लिए कीजिए, तो देखिए औरों के लिए बहुत लोग कर रहे हैं, अब हम नहीं कर सकते अकेला ना, क्योंकि मेरे पास जो टीम है वो उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें भी तो व्यस्तता है, हम भी ब्लॉग में देखना रहता है, पूरा ब्लॉग चलाना, उसके बीच आपके लिए समय निकाल के हम वीडियो बनाते हैं, तो हम सारा चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ करेंगे जहाँ पे अन्य नहीं कर रहे हैं, बढ़िया से नहीं कर रहे हैं, और जहाँ से आपका सिलेक्शन होना है वहीं पे बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से आप बिहार, तो वहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन हम अभ्यास करवा रहे हैं मंथ वाइज। और उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछा गया है पीटी को, उसका रिवाइज कर रहे हैं PYQ विथ 1 लाइन। आप कहिएगा 1 लाइन क्यों, तो सर कि देखिए, क्योंकि मानिए जैसे अभी प्राचीन भारत हम डाले हैं, तो प्राचीन भारत में लगभग 150 क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन ऑप्शनल वाइज पढ़िएगा ना, तो लगभग वो 30-40 पेज का होगा, और 30-40 पेज का रिवीजन आदमी करते करते बोर हो जाता है, या रिवीजन करना इतना आसान नहीं होता है। भले आप प्लान बनाते होंगे एक सप्ताह में हम इसका रिवीजन करेंगे उसका रिवीजन, लेकिन कितना रिवीजन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। हम भी स्टूडेंट फेज से गुजरे, हम भी बहुत प्लान अच्छा से बनाते थे, लेकिन वो प्लान 1-2 सप्ताह के बाद प्लान ही रह जाता था, फिर नेक्स्ट प्लान बनाने, उस प्लान को प्लान करने के लिए फिर एक और नेक्स्ट प्लान करना होता था, तो वो सब चीज़ें नहीं होता है। तो रिवीजन के लिए हमने 1 लाइन में लाया है। 140 है, लगभग 2 से 3 पेज में आ गया, 140 क्वेश्चन आपका प्राचीन भारत रिवाइज हो गया, प्रीवियस ईयर बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा। 1 लाइन है तो पढ़ते गए 10-15 मिनट में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो आपका काम आ जाएगा, याद भी रह जाएगा, इसलिए रिवीजन सीरीज की शुरुआत की है। यही सब और भी बहुत सारा चीज़ आगे जरूर देंगे जहाँ तक हो सके हमसे, और आपको सिलेक्शन में मेरी पूरी भागीदारी आपकी रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये तो कहने की बात नहीं होना चाहिए, आप लोग करिए, ताकि हमारी भी टीम मोटिवेट होगी कि उनसे जुड़ेंगे। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को शेयर और भी कीजिए, ताकि बहुत लोग जुड़े उससे। बहुत से देखिए, सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, वो अगर अदर एग्जाम बिहार में जितने भी अदर एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेंट अफेयर वहाँ भी आना है, तो करेंट अफेयर के लिए वहाँ कीजिए। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जैसे टीचर का है, बहुत सारा चीज़ बहुत लोगों के लिए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।